समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी एक थी इंदु। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। वो एक छोटा सा गांव था, हरा भरा, प्रकृति की गोद में बसा। गांव के आसपास दूर दूर तक फैले हरे भरे बाग बगीचे, खेत, सघन वृक्षों का विस्तार तथा मध्य में कलकल बहती नारायणी नदी इस गांव को और मनोरम व अद्वितीय बना देती। इसी गांव में पैदा हुई थी इंदुमती। बचपन से ही वो सबसे भिन्न थी, 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पर। कई अर्थों में इंदु सचमुच सबसे भिन्न थी। उसकी नटखट आंखें, आकर्षक भरा गोल चेहरा, नैसर्गिक घुंघराले काले बाल, लंबा कद तथा उसके व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पक्ष उसकी बुद्धिमत्ता भरी बातें, जो उसे सबसे भिन्न करती थीं। साहस के साथ वो अपनी बात सबके समक्ष रखती कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। किसी भी विषय के तह तक जानने के प्रयास में तरह तरह के प्रश्न पूछना उसके जिज्ञासु स्वभाव में सम्मिलित था। नटखट इंदुमती, जिसे घर वाले स्नेहवश इंदु कहते थे, समय के साथ बड़ी होती जा रही थी। किशोर वय की ओर बढ़ते कदम उसे और भी जिज्ञासु व मुखर बना रहे थे। मानवीय संबंधों के ताने बाने में अर्थ ढूंढने के साथ प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में उसका किशोर मन उलझा रहता। बदलती ऋतुएं, सावन, वसंत, चैत की पुरवाई उसे खूब प्रभावित करते। बड़ी होती इंदु ऋतुओं के इन आकर्षण को शब्दों में पिरोकर कविता के रूप में पन्नों पर उकेरने लगी। शनैः शनैः प्रकृति उसकी सहचरी बन गई। अपने घर की छत पर, बरामदे में और कभी कभी अमराइयों की छाँव में बैठकर घंटों प्रकृति को निहारा करती, उससे बातें करती, साथ ही डायरी के पन्ने पर अपनी भावनाएं प्रकट करती जाती। किशोरावस्था शीघ्र युवा होती इंदु को छोड़कर दबे पांव चला गया। इंदु अब प्रकृति को युवा दृष्टि से देखने लगी थी। अब प्रकृति उसे पहले की अपेक्षा भिन्न नजर आती। युवा इंदु के बालों से पुरवाई खेलती तो उसे ऐसा प्रतीत होता मानो किसी अजनबी ने उसके बालों को हल्के से सहला दिया हो। उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी का संदेश लेकर बादल उसके पास भागते चले आ रहे हों। वो समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है वो अजनबी जिसकी उपस्थिति तो वो अपने इर्द गिर्द अनुभव कर रही है, किंतु देख नहीं पा रही है। कोई तो है। कदाचित ये प्रेम की भावना है जिसे वो अनुभव कर रही है, परंतु किससे? कौन है जो उसके आसपास रहता है? उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई आकृति नहीं है। हो भी तो कैसे सकती है? वो तो बस एक अनुभूति है, प्रेम की अनुभूति जो उसे अनुभव होती है। कदाचित इन सबको ही युवावस्था कहते हैं। इंदु अपनी अनुभूतियों के शब्द पन्नों पर बिखेरती जा रही थी, जो कविता की शक्ल में ढलते जा रहे थे। उसकी मेधा, बुद्धिमत्ता पग पग पर उसका साथ दे रही थी। देखते ही देखते इंदु की कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगीं, लोगों की भावनाओं को छूने लगीं। उसकी कविताओं को पढ़कर युवा वर्ग को ऐसा प्रतीत होता जैसे ये सब उनकी ही बात हो। उनके हृदय तल में छुपे प्रेम को कदाचित इंदु ने पढ़ लिया हो और उसे ही कविता के रूप में व्यक्त कर दिया हो। युवाओं की पसंदीदा कवित्री बनती जा रही थी इंदुमती। उस छोटे से कस्बे में इंदु के प्रशंसक तो थे ही, शनैः शनैः गांव के बाहर की दुनिया में उसके पाठकों, प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन वो भी आया जब इंदु का विवाह हो गया। शनैः शनैः इंदु अपने प्रशंसकों की स्मृतियों से दूर होती गई। कारण, पत्र पत्रिकाओं में उसकी रचनाओं का छपना बंद होना था। छपना बंद होने का कारण ये था कि उसका लिखना बंद हो गया था। घर गृहस्थी के उत्तरदायित्व में उलझी इंदु उन शब्दों को भूल गई जिनसे उसकी मित्रता थी। खूबसूरत ऋतुएं, बादल, पुष्प, तितलियां, प्रेम और वो अपरिचित नायक सब उसकी स्मृतियों से ओझल हो चुके थे। सामने था पति के रूप में सरकारी क्षेत्र के उच्च पद पर कार्यरत एक कुलीन युवक। देखते देखते 3 प्यारे से बेटे भी उसके जीवन में आ गए। ममता का छोटा सा बीज वृक्ष बनकर उसके जीवन में लहलहा उठा। गृहस्थी के पथ पर चलते हुए कभी धूप से सामना हो जाने पर वो ममता के हरे भरे लहलहाते वृक्ष तले शांति व सुकून की तलाश कर लेती। समय व जीवन अपनी गति से आगे बढ़ते जा रहे थे।
पति के स्थानांतरण वाली नौकरी के कारण देश के विभिन्न प्रांतों व शहरों में उनका स्थानांतरण होता रहता। इस कारण देश की विभिन्न संस्कृति व लोगों के जीवन के अनेक पहलुओं से उसका साक्षात्कार होता रहता। उसके पास अनुभवों का संसार विस्तृत होता जा रहा था। बच्चे कुछ कुछ बड़े होने लगे थे, इतने बड़े कि अपने रोज़मर्रा के काम, नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल के लिए तैयार होना आदि कर ले रहे थे। जब बच्चे स्कूल चले जाते व पति कार्यालय, तब इंदुमती के पास अब अपने लिए थोड़ा सा समय बचने लगा। ऐसे में लेखन के प्रति उसका पुराना आकर्षण पुनः जागृत होने लगा। शब्द अटखेलियाँ करते पुनः पन्नों पर उतरने लगे। उसके पास देश की विभिन्न संस्कृतियों, समस्याओं, अनुभवों का विस्तृत संसार था। विस्तृत कैनवस वाले विधा की तलाश ने उसे गद्य लेखन, विशेषकर कहानी व उपन्यास की ओर आकृष्ट किया। दिन के फुर्सत के क्षणों में उसकी लेखनी अबाध गति से चल पड़ती। शाम का समय घर गृहस्थी के लिए सुरक्षित था। उसकी रचनाएं पुनः पाठकों के पास पहुंचने लगीं। देखते देखते इंदुमती साहित्य के क्षेत्र का चमकता सितारा बन गई। समसामयिक विषयों के अतिरिक्त समाज के ताने बाने के बीच रिश्तों की अबूझ पहेली उसके लेखन के पसंदीदा विषय थे। परिपक्वता की उम्र में भी युवा मन का काल्पनिक प्रेम दबे पांव उसकी रचनाओं में न जाने कब बैठ जाता। कभी कभी वो सोचती ये उसके भीतर के अतृप्त प्रेम का कोई हिस्सा तो नहीं है जो समय समय पर उसकी रचनाओं में व्यक्त होता रहता है। पति, गृहस्थी व लेखनी इंदुमती को रास आ गए थे। माँ, मेरा चयन भारत सरकार के अंतर्गत विदेश सेवा हेतु कर लिया गया है। एक दिन इंदु के सबसे बड़े बेटे ने सुखद संदेश सुनाकर उसे अचंभित कर दिया। ओह, तो देखते देखते समय इतना आगे बढ़ गया था कि बच्चों ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा लिए थे। वो जानती थी कि उसका सबसे बड़ा बेटा आईएफएस की तैयारी कर रहा है। वो भारत सरकार के विदेश सेवा में जाना चाहता है, किंतु इतनी शीघ्र ये सब हो जाएगा वो समझ नहीं पाई। एक दिन बड़े बेटे का नियुक्ति पत्र आया और वो विदेश चला गया। वहाँ रहते हुए उसे अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से प्यार हुआ। उसने उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। इंदु व उसके पति ने खूब धूमधाम से बड़े बेटे का विवाह किया और वो आजकल विदेश में सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। इंदु प्रसन्न थी। उसके दोनों बेटों की शिक्षा भी पूरी हो गई थी। वे भी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत थे। एक उच्च अधिकारी व बुद्धिजीवी माँ के बेटे माता पिता के सपनों पर खरा उतरना चाहते थे। मंझला बेटा साइंटिस्ट बनना चाहता था तथा छोटा चिकित्सक। दोनों अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहे थे। जहाँ लक्ष्य के साथ परिश्रम का सम्मिश्रण हो, वहाँ सफलता निश्चित रूप से मिलती है। दोनों बेटों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। एक बेटा मुंबई के सुप्रसिद्ध रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक हो गया, दूसरा हैदराबाद के एक बड़े अस्पताल में चिकित्सक। इंदुमती ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया था। वो अपने जीवन से संतुष्ट थी। इंदु, अब मेरी नौकरी के 2 वर्ष शेष रह गए हैं। एक दिन बेंगलोर के उस फ्लैट की बालकनी में, जिसमें वो 3 वर्ष पूर्व आई थी, बैठकर चाय पीते हुए इंदु के पति ने कहा, अच्छा, ये भी ठीक है। बच्चों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व तो पूरा हो चुका है। पैसों के लिए अधिक श्रम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवानिवृत्ति के पश्चात हम अपने गांव में चलकर रहेंगे, इंदु ने कहा। हाँ, कार्यालय की ओर से मिले इस फ्लैट को हमें छोड़ना पड़ेगा, जिसकी बालकनी में बैठकर लिखना तुम्हें अच्छा लगता है। नहीं, मुझे तो अपने गांव में प्रकृति के सानिध्य में बैठकर लिखना अच्छा लगता है, पति की बात सुनकर मुस्कुराते हुए इंदु ने कहा। उम्र में पति से 5 वर्ष छोटी इंदु देखने में कहीं से भी 3 आत्मनिर्भर बेटों की माँ प्रतीत नहीं होती। इस उम्र में भी वो आकर्षक व स्वस्थ थी, बल्कि उम्र को मात देती हुई अपनी उम्र से 10 वर्ष छोटी प्रतीत होती। किसी युवती सी चंचलता इस उम्र में भी उसमें विद्यमान थी। हाँ, हम गांव में चलकर शांति व सुकून के साथ रहेंगे। इस नौकरी में बार बार होने वाले स्थानांतरण के कारण पूरी उम्र मैंने दौड़ भाग की। अब तो बच्चे भी अपनी अपनी नौकरी और परिवार के साथ सेटल हो गए हैं, इंदु के पति ने कहा। हाँ, गांव में हमारा पुश्तैनी बड़ा सा घर, खेती बाड़ी सब कुछ है। हम वहाँ चलकर उनकी देखभाल में समय व्यतीत किया करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारा गांव पहले वाला गांव नहीं रहा। वहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ है। हमारे गांव का विकास हो गया है।
इंदुमती ने पति की बात का समर्थन करते हुए कहा। हाँ, हम अपने घर को नई सुख सुविधा के साथ पुनः बनवाकर आराम से रहेंगे। यदि कभी बच्चों की इच्छा होगी अपना गांव देखने की तो वे भी कुछ दिनों के लिए आकर वहां रह सकेंगे। पति की बात सुनकर इंदु मुस्कुरा पड़ी। इसी प्रकार बातें करते भविष्य के सपने सजाते 2 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच इंदु दादी बन गई। इंदु का बड़ा पुत्र पिता जो बन गया था, दोनों छोटे बेटों का भी ब्याह हो गया था। इंदु के तीनों बेटे अपनी नौकरी में उच्च पदों पर कार्यरत थे, अपनी घर गृहस्थी में खुश थे। इंदु को अपने जीवन में इससे अधिक की अपेक्षा न थी, वो अपने जीवन से संतुष्ट थी। उम्र के इस पड़ाव पर आते आते इंदु एक स्थापित लेखिका बन गई थी। वो अपनी कहानियों उपन्यासों में स्त्री पात्रों के मनोभावनाओं संबंधों का यथार्थ चित्रण बेबाक बोल्ड ढंग से करती। बात चाहे उनके विवाहेतर प्रेम संबंधों की हो या शारीरिक, इंदु की कलम सभी विषयों को छूती हुई चलती। इस कारण इंदु अक्सर विवादों में आ जाती, स्त्रियां ही उसके विरोध में खड़ी हो जाती। जो भी हो, आलोचनाओं के भय से इंदु की लेखनी कभी भयभीत न हुई। वो महिलाओं व समाज की ज्वलंत समस्याओं पर लिखती रही। पति की सेवानिवृत्ति के पश्चात इंदु अपने पति के साथ गांव में आ गई। वहां लगभग 4 माह लग गए घर को आधुनिक सुख सुविधाओं से सजाने में। इन कार्यों में आसपास के लोग काफ़ी मदद कर रहे थे। यही तो विशेषताएं हैं गांवों व छोटे शहरों की। गांवों में सभी एक दूसरे को पहचानते हैं व आवश्यकता पड़ने पर सहयोग करने को तैयार रहते हैं। इंदु के दोनों बेटे भी जो भारत में रहते थे, वे भी बीच बीच गांव में आकर उनका सहयोग कर रहे थे। गांव में सभी परिचित थे, क्योंकि नौकरी में रहते हुए इंदु अपने पति के साथ गांव घूमने आया करती थी, सबसे मिलती जुलती रहती थी। इस गांव की सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ सभी धर्मों के लोग निवास करते थे। वे सब एक दूसरे के धर्मों का आदर करते थे, मिलजुल कर रहते थे। इसका उल्लेख इंदु बहुधा अपनी रचनाओं में किया करती थी। समाज की विषमताओं के साथ उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करना भी तो इंदु का लेखकीय उत्तरदायित्व था। फुर्सत के पलों में इंदु अपने पति के साथ गांव में घूमने फिरने निकल पड़ती। अब अपना गांव गांव नहीं रहा, ये तो सुख सुविधाओं से भरा हुआ एक छोटा शहर हो गया है। उस दिन इंदु ने गांव की पक्की चौड़ी सड़कों, योजनाबद्ध ढंग से बनती जा रही नई कॉलोनियों को देखकर कहा, हाँ, यहाँ की नई पीढ़ी भी अब पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक व अधिक पढ़ी लिखी प्रतीत होती है। इंदु के पति ने उसकी बातों से सहमति जताते हुए कहा। समय व्यतीत होता जा रहा था। इंदु के पति की सेवानिवृत्ति के 4 वर्ष हो गए थे। देखते देखते इंदु 5 पोते पोतियों की दादी भी बन गई। इंदु का बड़ा पोता अब स्कूल भी जाने लगा था। अवकाश के दिनों में उसके बेटे बहू पोते पोतियां गांव आते। भरा पूरा अपना परिवार देखकर इंदु को खूब अच्छा लगता। वो बच्चों के साथ खेलती चहकती खुश रहती। इंदु देखने में कहीं से भी 60 वर्ष की प्रतीत नहीं होती। उसके पति उसे बच्चों के साथ खुश देखकर प्रसन्न हो जाते, ऊपर वाले का धन्यवाद करते कि उसकी कृपा से इंदु स्वस्थ है, उसने अपने अंदर की युवती को जीवित रखा हुआ है, इसीलिए प्रसन्न रहती है, हंसती चहकती रहती है। चलते चलते समय सहसा थम गया। इंदु की मुस्कुराहटों पर विराम लग गया। न जाने किसकी नज़र लग गई। उसके पति की सांसें सहसा थम गईं। कोई बीमारी नहीं थी, स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या नहीं थी उन्हें, जिससे इंदु समझ पाती कि ऐसा होने वाला है। एक रात वे सोए तो सोते ही रह गए। सुनते ही इंदु के तीनों बेटे उसके पास आ गए। दुख की उस घड़ी में पूरा गांव उनके साथ खड़ा था। इंदुमती साहसी महिला थी। अपने दुख पर उन्होंने नियंत्रण किया, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने दुख को छिपा लिया। बेटों को मुस्कुराते हुए नौकरी पर विदा किया। उन्हें रोजी रोटी जो कमानी थी, इसलिए इंदु का ऐसा करना आवश्यक था। उनकी व्यवस्थाएं उनके साथ थीं। शनय शनय हाल पूछने वाले लोगों का आना भी कम होते होते प्रायः समाप्त हो गया। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही एक सुदर्शन सा युवक सामने खड़ा था। उसकी उम्र यही कोई उनके बड़े बेटे जितनी थी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आओ, इंदु ने भीतर आने का संकेत करते हुए कहा। मैं इसी गांव में रहता हूँ, आपके बारे में सुनकर दुख हुआ। इंदु ने सिर हिलाकर उसकी बात का उत्तर दिया। बड़ी देर तक वो यूं ही बैठा रहा। इंदु भी बैठी रही।
आखिर वो उससे बोलती भी तो क्या, उसे तो जानती भी नहीं थी, आज पहली बार देख रही थी। अच्छा अब चलता हूँ, कभी भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो निसंकोच मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। देर तक बैठने के पश्चात उठकर जाने लगा। जाने से पहले अपना फ़ोन नंबर देते हुए उसने इंदु से कहा। उस युवक से न जाने किस जन्म का कौन सा नाता था कि वो युवक प्रतिदिन इंदु का हाल पूछने उनके घर आने लगा। वो इंदु के पास आता, हालचाल पूछता, देर तक बैठता, तत्पश्चात चला जाता। ये उसका प्रतिदिन का नियम था। ऐसा कोई दिन ना होता, ऐसी कोई शाम ना होती जिस दिन वो युवक इंदु से मिलने ना आता। शनैः शनैः मौसम बदलने लगा। बदलते मौसम का प्रभाव इंदुमती के जीवन में भी दिखने लगा। वो युवक जिसका नाम का यहाँ उल्लेख आवश्यक तो नहीं, नाम ही तो समाज से व्यक्ति के धर्म की पहचान कराता है। यहाँ धर्म नहीं, वो भावना प्रमुख थी जो इंदु के हृदय में उस युवक के लिए और उस युवक के हृदय में इंदु के लिए उत्पन्न हो रही थी। वो कौन सी भावना थी जो इंदु के हृदय में शनैः शनैः घर बनाती जा रही थी? दिन भर उससे मिलने के लिए व्याकुल रहना, क्षण भर को विलंब होने पर बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करने लगना, दरवाजे पर टकटकी लगाए रखना, उससे मिलकर उसे देखते रहने की इच्छा होना, उससे बात करते रहने की इच्छा होना, उसके साथ रहने की इच्छा का बलवती होना, और तो और उसके जाने के पश्चात एक खालीपन सा अनुभव करना। ये सब क्या है? इंदु सोच में पड़ जाती कि इस उम्र में ये कैसी भावनाएं उसके हृदय में जागृत हो रही हैं। न जाने क्या सोचकर अब वो दिन भर मुस्कुराती रहती। उस लड़के को देखकर पति के विछोह की पीड़ा को ही नहीं बल्कि उनकी स्मृतियों को भी विस्मृत कर बैठी थी। वो लड़का उनके मन में, उसके जीवन में समाता जा रहा था। तो क्या ये प्रेम है? प्रेम में ही व्यक्ति अपनी सुध-बुध गंवा प्रिय में समा जाता है। किंतु उम्र की इस दहलीज पर यह कैसा प्रेम? सुना है प्रेम जाति धर्म उम्र के बंधनों से परे होता है। हाँ, ये प्रेम ही है। प्रेम में ही तो इंसान किसी के लिए सुध-बुध खो बैठता है। नहीं, ये कैसा प्रेम? अब तो पहले प्रेम की भावना मेरे हृदय में जागृत क्यों नहीं हुई थी? न हुई तो किंतु अब तो हो रही है। किंतु मेरे बेटे के उम्र का ये युवक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये मेरी अतृप्त शारीरिक इच्छाएं तो नहीं हैं? इंदु कुछ भी समझ पाने में असमर्थ हो रही थी। अनेक प्रश्न उनके समक्ष खड़े हो रहे थे, किंतु वे प्रश्न उसकी भावना के समक्ष टिक नहीं सके। वे उस युवक की ओर आकर्षित होती जा रही थी, मन के साथ, तन के साथ, पूरे समर्पण के साथ। इंदु इस समय स्वयं को कुछ भी समझना नहीं चाह रही थी। उसे तो उस युवक से प्रेम करना था बस। वो युवक भी तो इंदु से उतना ही प्रेम करता था जितना कि इंदुमती उससे। वो भी तो प्रतिदिन इंदु से मिलने आता था। इंदु से मिले बिना वो भी तो नहीं रह पाता था। धीरे धीरे ये बात गांव में फैलने लगी। बासंती हवाओं की मादकता व सुगंध भला कब तक छुपी रह सकती है? गांव में चर्चा होने लगी थी। इंदुमती ने इस उम्र में अपने बेटे की उम्र के एक विधर्मी लड़के के साथ अनैतिक संबंध बना लिए हैं। इंदु जो एक प्रख्यात लेखिका है, इस गांव की पहचान है, उन्होंने इस गांव को, नारी जाति को कलंकित कर दिया है। इंदु को इन सब बातों की बिल्कुल परवाह न थी। वो इन आरोपों को दकियानूसी करार देकर खारिज करती। उन्होंने उस युवक को अपने घर में स्थायी रूप से रख लिया था। शुष्क पतझड़ की भांति दूर दूर तक फैले जीवन के सूने प्रदेश में वसंत ऋतु की भांति पुष्प, नव कोपले, नव पल्लव लेकर आया वो युवक को इंदु ने अपना तन मन धन समर्पित कर स्वयं को उस तक सीमित कर लिया था। अपने साक्षात्कारों में भी इंदु उसका जिक्र अवश्य करती। कभी कभी इंदु सोचती कि आखिर उसमें ऐसा क्या है कि वो युवक उनके प्रति इतना समर्पित है। वो देखने में आकर्षक है, युवा है, तथापि अपनी उम्र से दुगनी उम्र की इंदु से इस सीमा तक कैसे प्रेम कर सकता है कि अपना सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहने चला आया है। जीवन के मनोरम सांझ में सतरंगी क्षितिज को मंत्रमुग्ध होकर देखती इंदु के पास इन बातों को सोचने के लिए समय नहीं था। वो जीवन के इस वसंत में किसी तितली की भांति इठलाती, गुनगुनाती, उड़ती चली जा रही थी। जीवन की इस गुनगुनी धूप व मादक वसंत के अनुभव को अपनी रचनाओं में उतारती चली जा रही थी। उसकी रचनाएं लोगों तक पहुंचती रहीं।
इंदु के इस बेमेल प्रेम की बात पूरे गांव में, गांव से बाहर साहित्य जगत में, यहाँ तक कि उसके बेटों तक पहुंच गई। जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबा ली। इंदु के जीवन में आई ये वासंती हवा बदनामी की हवा की भांति बहने लगी। पहले जिस गांव में निकलते ही सभी आदर के साथ उसका हाल पूछते, अपनत्व से बातें करते, अब उसी गांव में उन्हें देखते ही सब मुंह फेर लेते। हवा तो हवा है, चाहे वो बदनामी की हो या वासंती। जब फैलती है तो चारों दिशाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। उनके बेटों तक ये हवा फैली और उन्होंने अपनी माँ से नाता तोड़ लिया। जिस माँ का नाम अपने नाम के साथ वो गर्व से लिया करते थे, उस माँ द्वारा किया गया ये कृत्य उन्हें नागवार लगा। उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हुए और अपने उस पैतृक गांव में पैर न रखने की शपथ उन्होंने ले ली। आपको सदा के लिए अपना बनाने को मैं तैयार हूँ, यदि आप धर्म परिवर्तन कर मेरा धर्म ग्रहण कर मुझे अपना लें। एक दिन उस युवक द्वारा रखा गया प्रस्ताव सुनकर इंदुमती दुविधा में पड़ गई, किंतु बहुत दिनों तक दुविधा की स्थिति नहीं रही। जब उनके बेटों ने, उनके गांव ने, उनके समाज ने उनसे नाता तोड़ लिया था, तो उन्होंने उस युवक से नाता जोड़ना उचित समझा। धर्म परिवर्तन कर इंदु ने उस लड़के से विवाह कर लिया। इस नश्वर संसार को दर्पण दिखाते हुए प्रेम की अमर बेल को उन्होंने अपने जीवन में लगा लिया। उस युवक से विवाह करते ही इंदु का सब कुछ उस युवक का हो गया। तन और मन तो पहले ही उसका था, अब धन भी उसका हो गया। पति के उच्च पद पर रहते हुए की गई पूरी उम्र की कमाई, संपत्ति, उसके साथ पुश्तैनी जमीनें, खेत, बहुत कुछ था इंदु के पास। किंतु इंदु के प्रेम के समक्ष ये सब कोई अर्थ नहीं रखते थे। जब इंदु ने अपना अमूल्य प्रेम उसे समर्पित कर दिया था, तो इन भौतिक चीज़ों का कोई मूल्य नहीं था। जीवन के इस परिवर्तन व स्थिति से इंदु संतुष्ट थी। उनके बेटों ने मुंह मोड़ लिया है, इस बात से इंदु के जीवन में कोई अंतर पड़ने वाला न था। उनके नाते, रिश्ते, शारीरिक आत्मिक सुख उस लड़के में समाहित हो चुका था। पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव, निर्जीव, भौतिक वस्तुओं की एक उम्र होती है। युवती सी बल खाती, मुस्कुराती, स्वयं में खोई रहने वाली 65 वर्ष की इंदु के स्वास्थ्य को न जाने क्या हो गया है कि आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लगती है। इस कारण शारीरिक शिथिलता बढ़ती जा रही है। उस युवक के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी। उसने जो दवाएं दी हैं उनसे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो युवक भी आजकल प्रतिदिन घर नहीं आता। पूछने पर कहता है कि काम की अधिकता के कारण समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक ही तो कहता है, वो युवा है, उसके अपने सपने हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपने कार्यों पर वो अब समय ना देगा तो कब देगा। उसकी प्रतीक्षा करती इंदु मनी मन बुदबुदा उठती। वो बुदबुदा ही सकती थी, अकेली थी, किससे अपने मन की बात स्पष्ट रूप से कहती। इंदु पुनः किसी युवती सा चहकना, घूमना फिरना, सजना संवरना, सुंदर लगना चाहती थी, इतना कि वो युवक उनकी सुंदरता के जाल में उलझ कर रह जाए। किंतु वे ये सब करने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। किसी प्रकार उठकर उन्हें दर्पण देखा। ओह, अस्वस्थता ने उन्हें कितना तोड़ दिया है। किसी वृद्ध महिला की भांति वो दिख रही हैं। चेहरे में आकर्षण बिल्कुल नहीं रहा। वो भयभीत होने लगी। ये क्या होने लगा उन्हें? अब किस आकर्षण में वे उस युवक को बांध पाएंगी? आकर्षणहीन, शक्तिहीन हो चुकी थी इंदु। अंततः वही हुआ जिसका उन्हें भय था। कई दिन हो गए, उनका पति अर्थात वो लड़का नहीं आ रहा था। शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। घबरा कर इंदु अपने लड़कों को फ़ोन मिलाने लगी। बहुत बार फ़ोन किया, किंतु फ़ोन नहीं उठ रहे थे। थक हार कर इंदु ने अपने पड़ोसी से उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलने के लिए अनुरोध किया। पड़ोसी दयालु थे। उनकी दशा देखकर द्रवित हो गए। उन्हें लेकर वे गांव के एक बड़े डॉक्टर के पास गए। उनकी बीमारी को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। इंदु स्वस्थ होकर पहले जैसा होना चाहती थी, अतः वो गांव से जाकर शहर के एक बड़े अस्पताल में उपचार कराने की तैयारी करने लगी। अब बस उन्हें अपने पति के आने की प्रतीक्षा थी। 2 दिन, 4 दिन, देखते देखते कई दिन हो गए और वो नहीं आया। इंदु की अस्वस्थता बढ़ती जा रही थी। इंदु के यूट्रस में रक्तस्राव होने लगा था। धीरे धीरे प्रारंभ हुई ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अपने युवा पति को फ़ोन मिलाती तो वो व्यस्त मिलता, उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। इंदु भ्रम में कब तक रहती।
65 वर्ष से ऊपर की उम्र की महिला थी वो। अतः छलावा व भ्रम को टूटते देर न लगी। लज्जा व पश्चाताप की अग्नि में जलती इंदु को अपने बेटों व पोते पोतियों की स्मृतियां तड़पाने लगीं। उनसे मिलने के लिए वो व्याकुल रहने लगीं। बस एक बार अपने बड़े होते पोते पोतियों को देखने की इच्छा थी। अपनी असमर्थता पर उनका कलेजा मुंह को आने लगता। अब दिन रात वो यही सोचती कि पति रूपी उस लड़के के जाल में वो कैसे फंस गई। एक पुरुष ने उसके साथ छल किया था या इस देह ने, अथवा इस देह की कामेच्छाओं ने। वृद्धावस्था में इन प्रश्नों के उत्तर वो ढूंढ नहीं पाती। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। उनकी अस्वस्थता व विवशता देखकर दयालु पड़ोसी ने उन्हें शहर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने जब उन्हें बताया कि उन्हें बच्चेदानी का कैंसर हुआ है जो अपने अंतिम स्टेज पर है, तब वो दुख व सुख के बीच की अवस्था में पहुंचकर मुस्कुरा उठी। दुख इस बात का कि एक माँ अंतिम समय में अपने बेटों व पोते पोतियों के बीच दम नहीं तोड़ पाएगी, और संतुष्टि इस बात की कि एक स्त्री को अंततः उसके गलत समय पर लिए गए गलत निर्णय का दंड उसकी देह को मिल गया। ये देह ही तो है जो मनुष्य को पाप और पुण्य की ओर ले जाती है। देह की गलती का दंड देह को अवश्य मिलना चाहिए। इंदु दिन रात अपने बेटों व पोते पोतियों का स्मरण करती। बेटे कैसे होंगे, पोते पोतियाँ कितने बड़े हो गए होंगे, वे सब कैसे दिखते होंगे। उनका मन इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता। तो क्या उन्हें एक नज़र देख पाने की अधूरी इच्छा लिए वो इस संसार से चली जाएंगी? काश कोई उनके परिवार से उन्हें एक बार मिला देता, किंतु कौन? उनकी इच्छा पूरी होना असंभव था। वो जानती हैं कि अपनी अधूरी इच्छा लिए वो इस संसार से चली जाएंगी। अस्पताल में रहते हुए उन्हें लगभग 1 वर्ष व्यतीत हो गए। लोग जान ही नहीं पाए कि एक जानी मानी लेखिका 1 वर्ष से अस्पताल में पड़ी कैंसर से जूझ रही है। इंदु की मृत्यु के पश्चात लोगों ने जाना कि प्रख्यात लेखिका इंदुमती की मृत्यु लावारिस अवस्था में शहर के सरकारी अस्पताल में हो गई। इंदु की देह सजा पा चुकी थी। उसे इस नश्वर संसार से जाना ही था। उनके धर्म परिवर्तन कर विवाह कर लेने की बात मीडिया तक पहुंचनी ही थी। वो लेखिका थीं। उनके द्वारा किए गए किसी भी वांछनीय तथा अवांछनीय कार्य पर चर्चा होनी थी। चर्चा प्रारंभ हो गई। उनके जीवित रहते किसी ने उनको नहीं ढूंढा। उनकी मृत्यु के पश्चात उनसे संबंधित किस्से, कहानियाँ, सच झूठ सब ढूंढे गए। लोगों ने उन्हें अपने धर्म का सम्मान न करने वाली अधर्मी महिला भी कहा। बेटे के उम्र के युवक से उनके विवाह को कामेच्छा पूरी करने का जरिया माना, व्याभिचार माना। अखबारों पत्र पत्रिकाओं में उनसे संबंधित लेख छपे। उनकी खूब आलोचना हुई। इंदुमती से संबंधित खबरें सुर्खियां बनी। तो क्या वो महिला थीं, अतः उनके उस कृत्य से मात्र उनका धर्म कलंकित हुआ, उस युवक का नहीं जिसने उन्हें छल से धर्म परिवर्तित कराया? क्या उसका धर्म उसे ऐसे कृत्य करने को बुरा नहीं मानता? पुत्र के उम्र के युवक से विवाह कर उन्होंने कामेच्छा पूरी की, तो क्या उस युवक का धर्म माँ की उम्र की महिला से शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त देता है? वो पुरुष है, अतः उसके हिस्से बदनामी, जलालत, सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार कुछ भी नहीं है। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें एक जैसे कृत्य करने पर मात्र स्त्री ही अपराधी करार दी जाती है, पुरुष नहीं? अधर्मी इंदु हैं, वो युवक नहीं। तो क्या वो धर्म जो पुरुष को भी अपराधी न मानकर मात्र स्त्री को अपराधी मानता है, वो इस समाज के हित के लिए आवश्यक है? अनेक प्रश्न थे जिन्हें इंदु ने अपने अंतिम कुछ लेखों में समाज व धर्म के ठेकेदारों से पूछे। इंदु को एक दिन इस नश्वर संसार से जाना ही था। वे गईं, किंतु शब्दों के रूप में पुस्तकों में वे जीवित रहेंगी। अपने प्रश्नों से धर्म के ठेकेदारों को उद्वेलित करती रहेंगी। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी एक थी इंदु। हिंदी की प्रख्यात लेखक लेखिकाओं की कहानियाँ निरंतर सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।